आज हम बात करेंगे लखनऊ की साफ सफाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली, और इस पर लगातार संघर्ष करने वाले समाजवादी पार्टी लोहिया सभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, देख रहा हूँ मैं अक्सर सोशल मीडिया पे बिजली को लेके, पानी को लेकर के, और खासकर दूषित पानी पे लगातार आप अभियान चला रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं और लगता क्या है कि कितना संघर्ष अभी है? देखिए, समाजवादी पार्टी का मेरा कार्यकाल लगभग 27 वर्ष का होने आ रहा है। मैं सन 2000 में वार्ड अध्यक्ष रहा, पला बढ़ा कैंट विधानसभा में। मेरा आवास गीतापल्ली वार्ड में है। तो अभी हाल ही में मैंने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश पाठक जी पूरे प्रदेश में घूमते हैं और अपनी विधानसभा में तब आते हैं जब कोई उद्घाटन करना हो, कोई फीता काटना हो, उस दौरान वो आने का काम करते हैं। तो एक ना के बराबर उनकी जनता से संपर्क संवाद है। लेकिन उसी जगह पर मुझे याद है, मैं 2023 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कैंट विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया। तो वहाँ पर वार्ड स्तर पर मैंने काम करना शुरू किया, बूथ स्तर पर काम करना शुरू किया। तो जब जनता से संपर्क संवाद में बनाने का काम कर रहा था, तो वहाँ जो सबसे बड़े बेसिक मुद्दे निकल के आ रहे थे वो बिजली, पानी, सड़क के आ रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य के आ रहे थे। तो उसी के तहत मैं वार्डों में जाता हूँ, जनता से पूछता हूँ, और सबसे बड़ा जो समस्या निकल के आ रही थी वो ऐसी थी, कई जगह तो ऐसा था उमाशंकर जी कि 3-3 साल से आधा 1 घंटा पानी आता था लोगों के यहाँ। और जब पानी आता था तो इतना दूषित पानी आता था कि उससे आदमी नहा धो नहीं सकता था, बर्तन नहीं साफ कर सकता था। तो मेरे दिल में छू गई वो बात, और मैंने प्रयास किया कि कैसे जनता के इस समस्या को दूर किया जाए। तो पहले मैंने अधिकारियों से संपर्क किया। जब वो लोग नहीं मान रहे थे लगातार मेरे प्रयास करने पे, तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर घेराव करने का काम किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कैंट विधानसभा की जनता का, जिन मोहल्लों की समस्याओं को हम उठाकर वहाँ पर प्रयास कर रहे थे, वही लोग मेरे साथ एक्सईएन कार्यालय पर जाते हैं और जाके घेराव करने का काम करते हैं, और उसका असर होता है। गीतापल्ली वार्ड हमारे यहाँ कैंट विधानसभा में, बाबूगंज बिहारी वार्ड हमारे यहाँ कैंट विधानसभा में है, गुरु गोविंद सिंह वार्ड हमारे यहाँ कैंट विधानसभा। इन वार्डों की समस्याओं को जब लेकर हम एक्सईएन का घेराव करने का काम किए, तो मैंने कहा आप तो इसी कमरे में बैठे हैं, आप बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं और जनता इतना दूषित पानी पी रही है, और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे यहाँ है, विधायक भी हमारे यहाँ है, उप मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ है। जब तिहरी जिम्मेदारी जनता के प्रति उनकी बनती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैंने अधिकारियों से कहा चलिए मेरे साथ। और यकीन मानिए उमाशंकर जी, मैंने उनको वार्डों में गली गली घुमाने का काम किया और ये प्रयास करने का काम किया कि जनता को निजात मिले। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई जगह हमने बोरिंग नहीं करा ली और कई जगह पाइपलाइन भी पड़ने का काम हो रही है। देखिए प्रदीप जी, अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है, सरकारें किसी की हों, सत्ता विपक्ष एक अलग राजनीति है, लेकिन जनता के बीच जाना है। आप अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपने क्षेत्र की समस्या बताते ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर उनको ले जाके दिखाते हैं। देखिए शायद उसका रिजल्ट भी कुछ मिला। जी मिला, मैंने बताया ना आपको, कई जगह बोरिंग भी हो रही है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। आप पता करिए गीतापल्ली वार्ड में हमारे यहाँ गौशाला, फौजी कॉलोनी का मोहल्ला है, पकड़ी पुल का मोहल्ला है, विराट नगर है, तमाम जगहों पर लगातार जलकल विभाग से काम हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है, और कहीं ना कहीं आज हम समाजवादी लोग सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब सरकार कितना मानती है या नहीं मानती है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये बताइए, लगातार बहुत से राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष होते हैं मुद्दे आते हैं, लेकिन देश या प्रदेश की जो मूलभूत समस्या बिजली, हमारी जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो सफाई की व्यवस्था, हम एलडीए की बात करें तो अतिक्रमण, नगर निगम जिम्मेदारी, ये तो एक कॉमन चीज़ें हो गई। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। कहीं नहीं लगता है कि विपक्ष इसमें कमज़ोर पड़ रहा है अपनी बात पूरी उठाने में? नहीं, विपक्ष लगातार संघर्ष कर रहा है और इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कैसे उत्तर प्रदेश का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कैंट विधानसभा में जो अस्पताल है, डिप्टी सीएम का क्षेत्र बताया मैंने आपको, स्वास्थ्य मंत्री का। अभी हमारे यहाँ चंदन नगर में एक महिला अस्पताल है, वहाँ मैं हाल ही में भी गया था। एक साधारण कपड़ा पहनकर, एक नौजवान की तरह जीन टी शर्ट पहनकर गया और मैंने वहाँ से बात की वहाँ पर। तो मुझे पता चला कि 1.5 साल से वहाँ से अल्ट्रासाउंड की मशीन ख़राब, एक्सरे की मशीन ख़राब। मैंने कहा कहाँ लोग कराते हैं? तो उन्होंने कहा बगल में अपोलो है वहाँ चले जाते हैं, बगल में जनता वहाँ चले जाते हैं। मुझे लगा कि यार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री
तमाम यहाँ के लोग यहीं से विधायक बनकर गए। और उसी जगह समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सागर प्रताप शुक्ला जी दिवंगत हो गए, हमारे यहाँ से विधायक थे, फिर मंत्री बने। नेताजी से कह के लोक बंधु अस्पताल बनाने का काम किया। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बताऊं, 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और सबसे अच्छी बात, यही कोरोना का संकट आपने देखा होगा, अगर कोरोना के संकट में सबसे ज़्यादा अगर किसी की लाभ मिली तो 108 102 एम्बुलेंस का लाभ मिला। अखिलेश जी की सोच दूरदर्शी रही, वो विजनरी लीडर रहे। उन्होंने धर्म मजहब जात से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, रोजगार पे काम किया। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाते थे तो कौशल विकास मिशन के तहत जोड़कर उनको रोजगार दिलाने का काम करते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो प्राथमिकता होती है वो प्राथमिकता इस बात की होती है कि नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। इस तरीके पर अगर काम किया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अगर सुदृढ़ हो जाए तो प्रदेश भी अव्वल दर्जे पर होता है और तरक्की करता है प्रदेश। देखिए, निश्चित तौर पर जो आपने मुद्दे उठाए, चूंकि आप जमीनी नेता हैं और नेता कम कार्यकर्ता आप ज़्यादा हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, विपरीत परिस्थितियों में सरकार आपकी नहीं है, इसके बावजूद आप जहां रहते हैं या क्षेत्र की बात करते हैं, आप अपने उन अधिकारियों से मिलते हैं और समस्याओं का समाधान कर ले जाने में आप सफल होते हैं। ये भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, चूँकि ये भी जो भी कुछ आप कर पाते हैं आपके संघर्ष की वजह से ये हो पाता है। शायद राजनीतिक रूप से अगर देखें तो वो नहीं काम करा पाते जो आप व्यक्तिगत संघर्ष करके करा ले जाते हैं। आपको क्या प्रमुख लगता है, अगर हम प्रमुख 2-3 मुद्दों की बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लगता है कि इस पर हमें विशेष काम करने की ज़रूरत है? देखिए, कहने को स्मार्ट सिटी बताते हैं लोग, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, तमाम चीज़ों का, लेकिन अगर हम स्मार्ट सिटी में लोगों को स्वच्छ पानी ना दे सके, स्वच्छ सड़कें ना दे सके, घर से कूड़ा ना उठे, अच्छा अस्पताल ना दे सके, तो निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी कहलाने का हक तो नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, स्मार्ट सिटी वो स्मार्ट सिटी होती है जहाँ सुगम यातायात मिले, जहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो बनाने का काम किया। जो मेट्रो लखनऊ में बनी थी उतनी ही मेट्रो आज तक 10 सालों में बन पाई है। उसका विस्तार करते, अच्छा लगता। स्मार्ट सिटी वही होती है जहाँ पर सुगम यातायात मिल जाए, लोगों को साफ पानी मिल जाए, सड़कों से साफ सफाई व्यवस्था हो, नालियाँ साफ सुथरी हो। और स्कूल पे आप आ जाइए, अभी हाल ही में मैं बताता हूँ, हमारे कैंट विधानसभा का एक वार्ड है बाबू बनारसी दास वार्ड। चूँकि हम पोलिंग और बूथ पर बात करते हैं और निर्वाचन आयोग के माध्यम से लगातार, अभी SIR में भी हमने लगातार वोटरों के बीच में संपर्क संवाद बनाया और अधिकारियों के माध्यम से जो वोट कट रहे थे और जो वोट बढ़ रहे थे उसकी निगरानी की, क्योंकि SIR का प्रभारी पार्टी ने हमें बनाने का काम किया था। एक बाबू बनारसी दास वार्ड में चुटकी भंडार है, वो स्कूल इतनी जर्जर स्थिति में था कि सरकार ने उसको तोड़ने का काम कर दिया। और स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ, शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ने का काम करेगा। और जब आप शिक्षा से महत्वपूर्ण लोगों को जागरूक करेंगे, जब आप शिक्षित होंगे, तभी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो उसी के तहत जहाँ सरकार को स्कूलों को मॉडर्न करना चाहिए था, टीचरों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, और कैसे सरकारी स्कूलों का रंग रोगन हो, कैसे सरकारी स्कूल अन्य प्राइवेट स्कूलों के माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हो, उस पर काम करना चाहिए था, जो नहीं कर रही। आप लखनऊ घूमते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप गलियों में चले जाइए, शराब की दुकानें लगातार खुलती जा रही, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब खुलती जा रही दुकानें, कंपोजिट मदिरा चल रही है। तो आप सोचिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर काम करना चाहिए था वहीं शराब की दुकानें खुली। शराब की दुकानें जो तमाम माल वाल में खुल रही हैं, उनकी तो 11 बजे रात में खोलने तक का समय दे दिया है। जी हाँ, लगातार आप गलियों में, मैं तो बता रहा हूँ कि 20 से 22 हज़ार प्रदेश में स्कूल बंद हुए, इससे ज़्यादा स्कूल की शराब की दुकानें खुल रही लगातार। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना बेहतर है, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसी क्षेत्र में काम करें। स्कूल पे आ जाइए आप, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा महंगी है कि आज का जो इंसान है मध्यम वर्ग का, सबसे ज़्यादा पिसा हुआ, वो मध्यम वर्ग किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता। गरीब आदमी मांग के खा ले रहा, अमीर आदमी पूंजी का खा ले रहा। मध्यम वर्ग को लगता है कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो हमारी बेशर्मी की बात है। वो अपने आत्मसम्मान के ऊपर नहीं जाना चाहता। वो कैसे पढ़ा रहा है, किस जुगत से पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, उनसे पूछे। हम जैसे नौजवान, शादी हुई, माँ बाप ने शादी कर दिए, 2 बच्चे हैं। अभी हाल ही में मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन कराया। कापी किताब स्कूल ड्रेस से लेके 70,000 रुपये हमको देना पड़ा।
बताइए, जो व्यक्ति आज स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा, आज के नौजवान ऐसे हैं कि माँ बाप शादी तो कर दे रहे हैं, 8-10 हज़ार रुपये की कहीं से नौकरी कर रहा है नौजवान, उसी 8-10 हज़ार में कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे राशन लेगा, कैसे अपनी जीविकोपार्जन करने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हमको शिक्षा सस्ती मिले, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी हमारे नए, उनका एक नारा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और रोटी कपड़ा सस्ती हो। और समाजवादी व्यवस्था एक वो व्यवस्था होती है जो गरीबी अमीरी की खाई को कम करती है। समाजवाद का मतलब यही है, वो व्यवस्था पर ध्यान देती है, वो समानता पर ध्यान देती है। समाजवाद का मतलब समता, संपन्नता और स्वतंत्रता होती है। निश्चित तौर पर आपने बहुत ही मूलभूत वो मुद्दे उठाए और शायद वास्तव में आज देश के विकास में ये अवरोध बना हुआ है, क्योंकि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होगी, देश का विकास संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। हम और भी मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।